So friends, as you know that here we discuss about the theory of culture study and literary theory, and the feminism is one of the major part of this theory. So we are going to talk about feminism in this particular video. Before starting the video, just have a look on the topic and the objects on which we are going to talk. मीन्स आज हम बात करने वाले हैं फेमिनिज्म की, और फेमिनिज्म में हम जिन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे सबसे पहले है व्हाट इज़ फेमिनिज्म। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि फेमिनिज्म है क्या। उसके बाद में बात करेंगे फेमिनिज्म एंड फेमिनिस्ट थ्योरी। उसके बाद में जेंडर रोल इन सोसाइटी, देन फेमिनिस्ट कल्चर थ्योरी, देन वेव्स ऑफ फेमिनिज्म, देन बात करेंगे टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म जैसे कि रेडिकल फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, सोशलिस्ट फेमिनिज्म, कल्चरल फेमिनिज्म एंड ब्लैक फेमिनिज्म। और लास्ट में बात करेंगे फेमिनिज्म के ग्रेट राइटर्स, उनके वर्क्स और उनके कॉन्सेप्ट के बारे में। So friends, my name is Afsar Khan and you are watching Scholar 360. Now let's start the video. Feminism is a social movement and ideology that fights for the political, economic and social rights for women. Feminism believes that men and women are equal and women deserve the same rights as men in society. The feminist movement has fought for many different causes such as the right for women to vote, the right to work, द राइट टू लिव फ्री फ्रॉम वायलेंस। टेक 2 दोबारा कोशिश करते हैं। फेमिनिज्म इस बिलीव को लेकर स्टडी करते हैं कि जेंडर रोल सोसाइटी में पहले से ही फिक्स कर दिए गए हैं कि वुमेन का रोल सोसाइटी में इस पर्टिकुलर एरिया में आता है या फिर मैन का ये एरिया है, यानी कि मैन और वुमेन को एक एरिया के अंदर कैटेगराइज कर दिया गया है। जैसे वुमेन का रोल कैसा होना चाहिए। वुमेन एक डॉटर हो सकती है, मदर हो सकती है, लेकिन चीज़ें नेचुरल नहीं है। ये वैल्यूज सोसाइटी ने वुमेन को बना कर दी हैं और वुमेन की सोच भी सोसाइटी ने इसी के अंदर लिमिटेड कर दी है। इसी एरिया के अंदर फेमिनिज्म की स्टडी होती है। आई होप यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि व्हाट इज़ फेमिनिज्म। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि फेमिनिज्म सोशल मूवमेंट वुमेन के राइट्स के लिए फाइट करती है, जैसे राइट टू वोट, राइट टू लिव पीसफुली, या फिर सोसाइटी में मैन एंड वुमेन के बीच में इक्वालिटी। अब बात करते हैं फेमिनिज्म और फेमिनिस्ट थ्योरी में अंतर। तो फेमिनिज्म जो होता है वो एक सोशल पॉलिटिकल ट्रीटमेंट होता है वुमेन के लिए कि वुमेन की सोसाइटी में क्या कंडीशन है, वुमेन किस तरह सोसाइटी में रहती है और उसे किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है सोसाइटी में। और फेमिनिस्ट थ्योरी के जो एरिया में आता है जैसे आर्ट, लिटरेचर, इसमें वुमेन की क्या कंडीशन है। मतलब यहाँ पे देखा जाता है कि वुमेन एज ए राइटर, वुमेन एज ए आर्टिस्ट, कि वुमेन को इन्फीरियर समझा जाता है कि इक्वल। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट फेमिनिस्ट थ्योरी ने एग्जामिन किया कि किस तरह सोसाइटी ने जेंडर को बनाया और लैंग्वेज ने जेंडर को क्रिएट करने में किस तरह अपना कंट्रीब्यूशन दिया। जो फेमिनिस्ट स्कॉलर्स हैं, राइटर्स हैं, उनका मिडिल एजेस से यही क्वेश्चन रहा है कि क्या जेंडर बायोलॉजिकल होता है या फिर कल्चरल होता है या सोशल होता है, और इसका आंसर दिया जाता है कि जेंडर जो होता है वो सोशल होता है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कल्चर थ्योरिस्ट ऑफ जेंडर कहते हैं कि जेंडर जो होता है वो सेट ऑफ सिग्निफायर होता है जो सेक्सुअलिटी से अटैच होता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जेंडर को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ साइन होते हैं या सिग्निफायर होते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं, और इन दोनों की बात हम अपनी पिछली कई वीडियोस में कर चुके हैं। आई होप आपको इनके बारे में पता होगा। और ये साइन या सिग्निफायर मेल एंड फीमेल सेक्सुअलिटी से जुड़े हुए होते हैं, जिन साइन को देखकर हमें पता चलता है कि ये पर्सन मेल है या फीमेल है। फॉर एग्जाम्पल सिग्निफायर ऑफ ड्रेस और क्लोथ्स, यानी कि कपड़े या फिर ड्रेस को ले लीजिए। ये दोनों चीज़ें सेक्सुअलिटी को कैटेगराइज करती हैं। जैसे कि सपोज हम हाई हील को एज ए सिग्निफायर ले लेते हैं, तो जो फुट उस हाई हील में होगा वो जनरली एक फीमेल का होगा, क्योंकि हाई हील सिग्निफायर है फीमेल बॉडी का। लेकिन जनरली हाई हील के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है कि उसे मैन नहीं पहन सकते। तो कहने का मतलब ये है, अगर कोई पर्सन हाई हील पहनता है तो पहनने वाले की फेमिनिटी को ये सिंबल जो हैं या सिग्निफायर हैं उसकी फेमिनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह जो सिग्निफायर होते हैं या साइन होते हैं वो जेंडर को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करें फेमिनिस्ट कल्चर थ्योरी की, तो वो एनालाइज करती है जेंडर रोल्स को कि कौन सा रोल जेंडर का कल्चर में फैशन में होता है। आसान शब्दों में कह सकते हैं कि
कौन सा जेंडर किस तरह से अपना रोल प्ले करता है अलग अलग फील्ड्स में। जैसे वुमेन किस तरह रोल प्ले करती है लिटरेचर में, सिनेमा में और एडवर्टाइजमेंट में, और दूसरी तरफ मैन किस तरह रोल प्ले करता है अपना इन्हीं चीज़ों में। और इन सारी फील्ड्स में वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या दिखाता है, और ये सारी चीज़ें वुमेन की एक्चुअल लाइफ से कैसे रिलेटेड है। इसको आसानी से समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं आजकल के सिनेमा का या फिर फिल्म इंडस्ट्री का, जिसमें वुमेन को एक तरह से सेक्स सिंबल दिखाया जाता है। किसी भी एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन को दिखाया जाता है, और किसी भी कंट्री के सिनेमा में वुमेन को सेक्स के लिए प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और ये चीज़ें समाज में किस तरह वुमेन की अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई होती हैं, किस तरह उनको इफ़ेक्ट करती हैं, कि किस तरह समाज में लोगों की जो एटीट्यूड है वो बदल जाता है लिटरेचर के थ्रू, फिल्म के थ्रू, मीडिया के थ्रू। ये सारी चीज़ें माइंड को डाइवर्ट कर देती हैं या फिर चेंज कर देती हैं। अब बात करते हैं वेव्स ऑफ फेमिनिज्म की। तो फर्स्ट वेव जो स्टार्ट होती है वो 1850 से स्टार्ट होकर के 1910 तक चलती है। सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म स्टार्ट होती है 1960 से, और थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म स्टार्ट होती है 1980 से, और फोर्थ वेव फेमिनिज्म स्टार्ट होती है 2005 से। अब इन्हें एक एक करके थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट वेव फेमिनिज्म की बात करते हैं जो स्टार्ट होती है 1850 से। इस फेमिनिस्ट मूवमेंट में फंडामेंटल पॉलिटिकल राइट्स की बात हुई वुमेन के लिए, और राइट ऑफ एजुकेशन और राइट ऑफ ओनिंग द प्रॉपर्टी। इसका मतलब है कि इससे पहले वुमेन अपनी प्रॉपर्टी नहीं रख सकती थी, यानी कि वुमेन की कोई प्रॉपर्टी ही नहीं होती थी। उसकी जो प्रॉपर्टी होती थी, यानी कि अगर उसके हस्बैंड की कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इसके बाद में राइट टू वोट। इससे पहले वुमेन को वोट देने का भी कोई राइट नहीं था। सोसाइटी में सिर्फ मैन ही वोट डाल सकते थे। और उसके बाद में आती है राइट टू डिवोर्स। टाइम पर वुमेन को डिवोर्स देने का भी कोई राइट नहीं था, सिर्फ मैन ही डिवोर्स दे सकते थे। अब बात करते हैं सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म की जो स्टार्ट होती है 1960 में। इस फेमिनिस्ट मूवमेंट का जो एरिया रहा वो रहा कल्चर और सोशल एरिया, जिसमें एम्प्लॉयमेंट राइट, यानी कि वुमेन को हक मिला काम करने का, कि वुमेन भी वही काम कर सकती है जो कि सोसाइटी में एक मैन कर सकता है, और उसको भी वही पेमेंट मिलना चाहिए जो एक मैन को वही काम करने में मिलता है। इसके बाद में डोमेस्टिक वायलेंस का राइट मिला, लेकिन इसमें कुछ कमियां थी। जैसे कि इसमें सारी राइट्स की जो बात की गई थी वो की गई थी अपर क्लास की जो वाइट वुमेन थी उनके लिए ही ये मूवमेंट्स थे अब तक के। मतलब 1960 तक फेमिनिस्ट लोगों के लिए जो वुमेन थी वो सिर्फ अपर क्लास की वाइट वुमेन ही थी। गरीब और एशियन वुमेन्स के राइट की अभी तक कोई बात नहीं हुई थी। थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म आती है 1980 में। इस एरिया में नॉन वाइट वुमेन की बात की गई, मतलब अफ्रो अमेरिकन ब्लैक वुमेन, एशियन वुमेन और अफ्रीकन वुमेन के राइट की बात की गई इस मोमेंट में। इसमें पूरे ग्लोबलाइजेशन में वुमेन को इक्वल माना गया, और टेक्नोलॉजी में भी वुमेन के जो कंट्रीब्यूशन है उसे इक्वल माना गया, और कहा गया कि वुमेन शुड हैव राइट टू चूज हर ओन सोशल रोल इन सोसाइटी, कि वुमेन को खुद हक होना चाहिए कि सोसाइटी में वो किस तरह रहना चाहती है, अगर वो जॉब करना चाहती है या फिर फैमिली की केयर करना चाहती है। मतलब वुमेन को जबरदस्ती किसी भी सोशल रोल में ना डाला जाए। अगर वुमेन जॉब करना चाहती है, अपने पैसे खुद कमाना चाहती है, इंडिपेंडेंट होना चाहती है, तो उसे ना रोका जाए, बल्कि उसे करने दिया जाए जो वो करना चाहती है, ना कि उसे ज़बरदस्ती फैमिली के अंदर बांध दिया जाए और फैमिली की ही जिम्मेदारी उसे दी जाए। या फिर अगर वो फैमिली में रहना चाहती है तो उस पर ये भी दबाव ना बनाया जाए कि वो काम करे, बाहर जाए। मतलब वुमेन को आज़ादी होनी चाहिए हर वो काम करने की जो वो चाहती है, जैसे एक सोसाइटी में मैन को होती है। अब बात करते हैं फोर्थ वेव फेमिनिज्म की। ये स्टार्ट हुई थी 2005 में, और सोसाइटी में इस टाइम तक सोशल मीडिया आ चुका था। तो यहाँ पर सोशल मीडिया अपना मेजर रोल प्ले करता है फोर्थ वेव फेमिनिज्म में। इसमें कुछ चीज़ों को टारगेट किया गया, जैसे कि जस्टिस फॉर वुमेन, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वुमेन, बॉडी शेमिंग। मतलब जब सोसाइटी किसी के बारे में जज करती है कि ये ब्यूटीफुल है तो उसकी रेस्पेक्ट ज़्यादा होती है, और जिन वुमेन्स पर सोसाइटी का ये टैग लग जाता है कि ये वुमेन जो हैं ये ब्यूटीफुल नहीं है, ये इस क्राइटेरिया में नहीं आती, तो वो अपने आप में हीन भावना महसूस करती हैं।
मतलब अपने आप को दूसरों की नज़रों से देखना। और इसमें साथ साथ ये भी बात होती है कि किस तरह वुमेन को मीडिया सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करता है और लोगों का नज़रिया किस तरह इससे चेंज हो जाता है। और ये थी फोर्थ वेव फेमिनिज्म। अब बात करते हैं कुछ एक राइटर्स और उनके वर्क्स की, जिनके वर्क्स ने सोसाइटी में लोगों का नज़रिया फेमिनिज्म के लिए बिल्कुल चेंज कर दिया। जैसे लॉरा मल्वे का विजुअल प्लेजर इन नैरेटिव सिनेमा, इसमें इन्होंने बात की है मेल गेज की या फिर स्कोपोफिलिया की। इस वक्त में इन्होंने बताया कि किस तरह से मेल जो होते हैं, पुरुष जो होते हैं, वो वुमेन्स से किस तरह सेक्सुअल प्लेजर को ड्राइव करते हैं। इसके बाद में डोना हार्वे का साइबर मैनिफेस्टो, इसमें इन्होंने बात की है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी जो होती है वो ना तो मेल होती है और ना ही फीमेल होती है, और इस तरह जो है जेंडर डिज़ोल्व हो रहा है, यानी कि जेंडर ख़त्म होता जा रहा है और इसके जो बीच का डिस्क्रिमिनेशन है वो भी धीरे धीरे ख़त्म ही होता जा रहा है। इन्होंने इसमें बात की सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, जैसे मैन सब्जेक्ट और वुमेन ऑब्जेक्ट या फिर मेल एंड फीमेल। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म की। सबसे पहले आता है लिबरल फेमिनिज्म। इस मूवमेंट के जो फिलोसफर हैं, राइटर्स हैं, वो कहते हैं कि सभी को सोसाइटी में इक्वालिटी और फ्रीडम को सेलिब्रेट करने का राइट होना चाहिए। फ्रीडम और प्रायोरिटी जेंडर के बेस पर नहीं होनी चाहिए। मेल फीमेल आर इक्वल, ये ओनली वुमेन के लिए नहीं है बल्कि मेल के लिए भी है। मतलब इसमें हर एक जेंडर को इक्वल रखा गया है। इसके बाद आता है रेडिकल फेमिनिस्ट मूवमेंट। इस मोमेंट के जो राइटर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, वो बात करते हैं कि हमें इस सोसाइटी से जेंडर को ही ख़त्म कर देना चाहिए, जिससे मेल और फीमेल के बीच की जो डिस्टेंस है वो ही ख़त्म हो जाएगी और बच्चों को वुमेन की बॉडी के बाहर ग्रो करने की टेक्नोलॉजी डिस्कवर करनी चाहिए। और ऐसा क्यों? क्योंकि सपोज करें कि जब किसी भी वुमेन की डिलीवरी का टाइम होता है तो वुमेन ऑफिस से छुट्टी लेती है और इस पीरियड में मेल वुमेन से आगे निकल जाता है। मतलब वुमेन उतना ग्रो नहीं कर पाती अपनी प्रॉब्लम की वजह से, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से, जितना कि मेल सिर्फ वुमेन की इसी कंडीशन की वजह से ग्रो कर पाता है। दूसरा, वुमेन को बच्चों का, फैमिली की केयर करनी पड़ती है, जिसके लिए उसको कोई पेमेंट भी नहीं मिलती। लेकिन मैन आउटसाइड जाता है और फीमेल से कम काम करता है और ज़्यादा पैसे कमाता है और ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है। तो ये व्यूज़ हैं रेडिकल फेमिनिस्ट थ्योरिस्ट या फिर फिलोसफर्स के। इसके बाद में आता ही है मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट मूवमेंट। मार्क्सिस्ट ऑल अबाउट क्लास, मनी, सुपीरियोरिटी, इन्फीरियोरिटी, इनकी बात करते हैं। इनका सीधा सा एक मोटो है, लेट्स हेट रिच। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म में मैरिज को एक वेल्थ की तरह यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से वुमेन को सोसाइटी में हर तरह की परेशानी फेस करनी पड़ती है। तो अगर वो कहते हैं, मार्क्सिस्ट कहते हैं कि हम इस प्राइवेट प्रॉपर्टी को ही ख़त्म कर देते हैं तो किसी भी मेल का राइट जो है वो किसी फीमेल पर नहीं होगा और फीमेल जो है वो फ्री हो जाएगी मेल से। और साथ ही साथ मेल एंड फीमेल के बीच का जो डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्टेंस है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। मतलब ये कहना चाहते हैं कि अगर हम मैरिज को ख़त्म कर दें, मैरिज जो इंस्टीट्यूशंस हैं सोसाइटी में उनको ख़त्म कर दें, तो सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। इसके बाद आता है सोशलिस्ट फेमिनिस्ट मूवमेंट। ये मूवमेंट रेडिकल और मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म का एक मिक्सचर है। इस मोमेंट के जो फिलोसफर्स हैं वो कहते हैं कि वुमेन सिर्फ इसलिए सफ़र नहीं करती है कि वो वुमेन है, बल्कि दूसरे और भी वजह हैं जिनकी वजह से वुमेन सफ़र करती है, जैसे कि उसकी एज, रिलीजन यानी कि धर्म, रिलीजियस ट्रेडिशन। हम नॉर्मली देखते हैं कि किसी भी समाज में या सोसाइटी में मेल एंड फीमेल डिस्क्रिमिनेशन पहले आता है, उसके बाद में फिर रिलीजन आता है और फिर रिलीजियस ट्रेडिशन के नाम पर वुमेन को सप्रेस किया जाता है। अगर हम फिफ्थ मूवमेंट की बात करें तो उसका नाम है कल्चरल फेमिनिज्म। इस मूवमेंट में मास्कुलिन बिहेवियर और फेमिनिन बिहेवियर को प्रोजेक्ट किया जाता है और कुछ सोशल नॉर्म्स बनाए जाते हैं कि अगर मास्कुलिन कोई है तो उसे एग्रेसिव होना चाहिए, उसमें एंगर होना चाहिए और वो स्ट्रिक्ट होना चाहिए, उसमें इमोशंस नहीं होने चाहिए और इमोशंस जो होते हैं वो वीकनेस को सिंबलाइज करते हैं। मैस्कुलिन बिहेवियर में जो कमियां हैं उसे खूबियों की तरह प्रोजेक्ट किया जाता है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें फीमेल की, फीमेल को किस तरीके का बिहेवियर रखना चाहिए, वो शांत होनी चाहिए, पतिव्रता होनी चाहिए,
चाहे उसका पति कैसा भी हो, उसे उसके उसकी सेवा करनी चाहिए। उसकी वॉइस लाउड नहीं होनी चाहिए, धीमी और विनम्र होनी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों के लिए वुमेन का माइंड सेट किया जाता है। इन सब चीज़ों को वुमेनिज्म का एक ज़रूरी हिस्सा बनाने के लिए इस चीज़ को कैटेगराइज किया जाता है। अगर ये सारी चीज़ें किसी वुमेन में हैं वो अच्छी है, और अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं कि वो बुरी है। इसके बाद में आता है ब्लैक फेमिनिज्म। इसमें इस चीज़ पर फोकस किया गया है कि अगर आप अफ्रीकन वुमेन हैं तो आप डबल ऑप्रेसिव हैं, मतलब आप डबल प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं। पहले फर्स्ट और सेकंड फेमिनिज्म में सिर्फ वाइट वुमेन की राइट्स की बात की गई थी, ब्लैक वुमेन की नहीं की गई थी। लेकिन थर्ड वेव फेमिनिज्म में ब्लैक वुमेन की बात की गई, उनके राइट्स की बात की गई। ये कहते हैं कि ब्लैक वुमेन को डबल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। पहले तो उसका वुमेन होना, दूसरा उसका ब्लैक होना। सोसाइटी में वुमेन होना अपने आप में एक कमजोरी है, और उसके बाद में ब्लैक होना तो वो तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसकी वजह से वुमेन को कई स्टेजेस पर कई कई तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हम इस टॉपिक की डिस्कस पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म में करेंगे। अब बात करते हैं कुछ एक फेमस और मेजर फेमिनिस्ट राइटर्स या फिलोसफर्स की, जिनका कंट्रीब्यूशन फेमिनिज्म में अच्छा खासा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैरी वॉल्सनक्राफ्ट का एक वर्क जिसका नाम है द विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन। इसके बाद में मार्गरेट फुलर, ये यूएसए की थी और इन्होंने वुमेन एजुकेशन और वुमेन रिफॉर्म पर ज़्यादा फोकस किया। इनकी राइटिंग्स इसी थीम पर बेस है। इसके बाद में आता है वर्जीनिया वुल्फ का नाम। इन्होंने वुमेन ऑथरशिप पर ज़्यादा फोकस किया कि वुमेन को भी लिखना चाहिए, और वुमेन की जो राइटिंग है उसको भी इक्वालिटी देनी चाहिए सोसाइटी को। वुमेन के वर्क्स को इस तरह जज नहीं करना चाहिए कि वो वुमेन का वर्क है। इसके बाद में आता है साइमन डी बिवेयर। इनका एक वर्क है जिसका नाम है सेकंड सेक्स, 1949 में वो पब्लिश होता है। फेमिनिज्म में और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जैसे जेंडर एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, मटेरियलिस्टिक व्यूज ऑफ जेंडर, फेमिनिज्म एंड लिटरेचर, वुमेन राइटिंग एंड क्रिटिसिज्म, गायनो क्रिटिसिज्म बाय एलिन सोवाल्टर, रेस एंड इथनिसिटी, ब्लैक फेमिनिज्म। सो फ्रेंड्स, इन टॉपिक्स की बात हम किसी दूसरी वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। हैव ए नाइस डे।